हाय गाइस, माई सेल्फ इंजीनियर शंकर कुमार। मैं इस वीडियो में इंडिया ईयरबुक के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बताने वाला हूं जो कि यूपीएससी पीटी 2020 और बीपीएससी 66 एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। गाइस, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इसमें पहला क्वेश्चन एमसीक्यू देखते हैं। भारत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन पहला है, इस योजना के अंतर्गत कृषकों को वर्ष के किसी भी मौसम में उनके द्वारा किसी भी फसल की खेती करने पर 2% की एक समान दर से बीमा किस्त का भुगतान करना होगा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है, यह योजना चक्रवात एवं गैर मौसमी वर्षा से होने वाले कटाई उपरांत घाटे को बीमाकृत करती है। तो गाइस, इसमें पहला ऑप्शन जो है वो गलत है, क्योंकि ये किसी भी मौसम में नहीं है। ये रबी खरीफ अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग प्रतिशत दर के हिसाब से तय की गई है। बीमा किस लिए मिलता है कि अगर लाइफ बीमा करवाते हैं, जैसे कि अगर लाइफ को कोई क्षति पहुंच जाए तो उसका कुछ पैसा मिलता है हमारे परिवार को, इसलिए लोग बीमा करवाते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन सही होगा, क्योंकि चक्रवात गैर मौसमी वर्षा होने वाले कटाई उपरांत घाटे को बीमाकृत करती है, इसलिए ओनली बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। ये एक्सप्लेनेशन है इसका, यहाँ देख लीजिए। इसके साथ पायलट एकीकृत पैकेज बीमा योजना तथा मौसम आधारित फसल बीमा योजना को क्रियान्वित हेतु अनुमोदित किया गया है। इस योजना के तहत किसानों को खरीफ फसल के लिए 2%, रबी और तिलहन फसल के लिए 1.5% और व्यवसायी और बागवानी फसलों के लिए 5% की अधिकतम प्रीमियम राशि देनी होगी। चलिए दूसरा एमसीक्यू देखते हैं। गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत एफआरपी को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है? तो ये अनुमोदित करता है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत की सिफारिश कृषि लागत और कीमत आयोग CACP द्वारा की जाती है, लेकिन इसका अनुमोदन केंद्र सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा किया जाता है। फसलों पर यूपीएससी हर साल एक क्वेश्चन जरूर पूछ लेती हैं और मुझे ये इम्पॉर्टेंट लगा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन वीडियो में लिए हैं। एक योजना है विद्यांजलि योजना, का क्या प्रयोजन है? तो ये योजना जो है सर्व शिक्षा अभियान के तहत इंट्रोड्यूस किया गया है और इसका प्रयोजन है निजी क्षेत्र और समुदायों की सहायता लेकर सरकारी विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना। पहला तो ऑप्शन ऐसा भी हम गलत कर सकते थे, क्योंकि प्रसिद्ध विदेशी शिक्षण संस्थाओं को भारत में अपने कैंपस खोलने में सहायता करना ये नहीं होगा। और प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों की आधारिक संरचना सुविधा के संवर्धन के लिए निजी व्यक्तियों और संगठनों से ऐच्छिक वित्तीय योगदान ये भी नहीं होगा। देखिए, विद्यांजलि योजना का उद्देश्य सर्व शिक्षा अभियान के तत्वावधान में देश भर के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में समुदाय और निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना है। इसका उद्देश्य स्वयंसेवियों के माध्यम से सरकारी विद्यालयों में सह शैक्षिक गतिविधियों को प्रभावी तरीके से लागू भी करना है। निम्नलिखित में से किसमें आप ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी का स्टार लेवल पाते हैं? स्टार लेवल जैसे कि हम लोग फ्रिज खरीदते हैं तो उस पर स्टार लेवल बना होता है, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, तो वो उसकी दक्षता बताता है। तो इसमें ये तीनों आ जाएंगे, छत के सीलिंग फैन, विद्युत गीजर और नलिका रूप
दीप्ति। इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी हर साल पूछ रहा है और ये इम्पोर्टेंट है बहुत। देखिए, मानक व लेबलिंग कार्यक्रम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को ऊर्जा उपकरणों के बचत के संवर्धन में सूचनाएं प्रदान करना है ताकि बाजार में उपलब्ध ऊर्जा उपकरणों के चुनाव में सही निर्णय ले सके। वर्तमान में इसका उपयोग एयर कंडीशन, सीलिंग फैन, रंगीन टेलीविज़न, कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर, डीजल जनरेटर, एलईडी लैंप, इन्वर्टर इत्यादि के लिए किया जा रहा है। हमारे देश के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक एयर क्वालिटी इंडेक्स का परिकलन करने में साधारणतया निम्नलिखित वायुमंडलीय गैस में से किनको विचार में लाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड, ये दोनों नहीं जाते हैं। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 17 अक्टूबर 2014 जारी किया गया। यह स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक बड़ी पहल है। यह एक संख्या, एक रंग, एक वर्णन, वन कलर वन नंबर वन डिस्क्रिप्शन के रूप में कार्य करता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI को 6 श्रेणियों गुड, सेटिस्फैक्टरी, मॉडरेटली पुअर, वेरी पुअर एंड सर्वर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसमें 8 प्रदूषककारी गैसों, कौन कौन से, तो PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3, NH3 एंड PB की पहचान की गई है। इसमें देखिए नोट करके लिखा हुआ है यहाँ पे, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को शामिल नहीं किया गया है। एक शब्द आ रहा है समाचारों में, एम्स्ट्रिप। एम्स्ट्रिप शब्द कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है, तो ये बाघ अभयारण्य का रख रखाव करने के लिए यूज होता है। एम्स्ट्रिप का संबंध बाघ अभयारण्य में रख रखाव से संबंधित है। पेरिस समझौते के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पेरिस समझौता 2022 की अवधि के लिए है। इसके तहत विकसित देशों ने प्रतिवर्ष 1000 अरब अमेरिकी डॉलर की मदद का आश्वासन दिया था। न तो 1 न तो 2, क्योंकि ये पेरिस समझौता 2020 की अवधि के लिए है, न कि 2022। ये गलत है। इसके तहत विकासशील देशों को इसके तहत विकसित देशों को विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करनी होती है। इसके लिए 1000 अरब अमेरिकी डॉलर नहीं, 1000 अरब अमेरिकी डॉलर, 100 अरब अमेरिकी डॉलर, 100 अरब अमेरिकी डॉलर होगा यहाँ पे। ये गलत है। व्यापार करने के लिए सुविधा का सूचकांक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग समाचार पत्रों में कभी कभी दिखती है। निम्नलिखित में से इस रैंकिंग की घोषणा की है, ये तो मैक्सिमम लोग जानते ही होंगे। ये है विश्व बैंक। व्यापार करने में सुविधा का सूचकांक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की घोषणा विश्व बैंक द्वारा की जाती है। वर्ष 2019 के लिए व्यापार करने में सुविधा का सूचकांक 2020 में 190 देशों की सूची में भारत को 77वां स्थान, इस साल 63वां मिला है। 2020 में भारत को 63वां स्थान मिला है, जो कि पूर्व वर्ष में 2018 में 77वां था। तो इस बार इंडिया का ना प्रोग्रेस हुआ है। तो गाइज़ ये लास्ट MCQ था। गाइज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और सपोर्ट करें। थैंक यू। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।